भारत के श्रम कानूनों का सफर साम्राज्यवाद की परछाई से शुरू होकर आज के सशक्तिकरण के दौर तक पहुंचता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। आज ये सारी बातें हमारी कामकाजी जिंदगी का एक आम हिस्सा लगती हैं, है ना? लेकिन ये हमेशा से नहीं थी। इन्हें हासिल करने के पीछे एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष है, जिसकी जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि भारत में श्रम कानूनों की शुरुआत मजदूरों के कल्याण के लिए हुई ही नहीं थी। इसका शुरुआती मकसद तो कुछ और ही था, ब्रिटिश शासकों के अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना। तो इस कहानी का पहला पड़ाव हमें औपनिवेशिक काल में ले जाता है। एक ऐसा दौर जब कानूनों की नींव तो रखी जा रही थी, लेकिन उनके इरादे मजदूरों के हक में बिल्कुल नहीं थे। आज़ादी से पहले की तरक्की बहुत बहुत धीमी थी। सोचिए, 1881 के पहले कानून में सिर्फ बच्चों के लिए कुछ मामूली से नियम थे, और काम के घंटों को हफ्ते में 60 तक लाने में ही 40 साल से ज्यादा लग गए। ये एक लंबा संघर्ष था, जहां हर छोटा बदलाव दशकों की लड़ाई के बाद ही मुमकिन हो पाता था। यहीं पर सोच का एक बुनियादी फर्क साफ नजर आता है। आज़ादी से पहले कानून क्यों थे? ब्रिटिश कपड़ा उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए। और आज़ादी के बाद सारा ध्यान मजदूर के स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा और उसके कल्याण पर आ गया। ये सिर्फ कानून का बदलाव नहीं था, ये तो नजरिए का एक पूरा इनकलाब था। और ये इनकलाबी बदलाव आया 1947 के बाद, जब भारत के संविधान ने हमारे श्रम कानूनों को एक नई दिशा दी। कह सकते हैं कि एक नई आत्मा दी। 1947 के बाद भारतीय संविधान ही श्रम कानूनों का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे बाहरी प्रभाव भी थे, लेकिन हर कानून की नींव और दिशा हमारे अपने संविधान से ही तय हुई। संविधान ने मजदूरों को कुछ ऐसी गारंटियां दी जिन्हें कोई भी सरकार छीन नहीं सकती थी। ये थे हमारे मौलिक अधिकार, जैसे अनुच्छेद 23, जो बेगारी और जबरदस्ती काम कराने को गैर कानूनी बनाता है, या फिर अनुच्छेद 19, जो अपने हक के लिए आवाज उठाने और यूनियन बनाने की आज़ादी देता है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान ने आने वाली सरकारों के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। इन्हें हम निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, ये सीधे तौर पर अदालत में लागू नहीं हो सकते थे, लेकिन ये एक नैतिक रोड मैप की तरह थे। एक वादा कि सरकारें समान काम के लिए समान वेतन और बेहतर कामकाजी माहौल बनाने की दिशा में हमेशा काम करेंगी। तो संविधान ने एक वादा किया और एक रास्ता दिखाया। अब देखते हैं कि आज़ादी के बाद इस वादे को असलियत में बदलने के लिए कानून कैसे बनाए गए। बदलाव कितना बड़ा था, ये कारखाना अधिनियम की तुलना से साफ हो जाता है। 1881 का कानून सिर्फ मुट्ठी भर उद्योगों पर लागू था, जबकि 1948 का कानून देश के सभी कारखानों पर लागू हुआ। काम के घंटे दिन में 9 तक सीमित हुए और साप्ताहिक छुट्टी पहली बार अनिवार्य बनी। ये मजदूरों के लिए एक जबरदस्त छलांग थी। यही कहानी खनन जैसे खतरनाक क्षेत्रों में भी दोहराई गई। 1952 के नए कानून ने न केवल काम के घंटे कम किए, बल्कि बाल श्रम के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल कर दी और सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा प्राथमिकता दी। मतलब हर पहलू में कानूनों को मजबूत और ज्यादा इंसानी बनाया जा रहा था। वेतन के मुद्दे को भी 2 हिस्सों में सुलझाया गया। पहली समस्या थी कि मजदूरी समय पर मिले, चोरी न हो। इसके लिए 1936 का कानून आया। फिर दूसरी समस्या थी कि मजदूरी बहुत कम न हो। इसके लिए 1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया, जिसने ये तय किया कि किसी भी मजदूर का शोषण न हो और उसे एक तय सीमा से कम वेतन न दिया जाए। तो इन सभी कानूनों और संवैधानिक वादों का कुल नतीजा क्या निकला? नतीजा था श्रमिक अधिकारों का एक मजबूत घोषणा पत्र, जो अब सिर्फ कागजों पर नहीं था, बल्कि हकीकत बन रहा था। और नतीजा ये हुआ कि मजदूरों को कानूनी तौर पर कई ठोस अधिकार मिले। अपनी मर्जी से काम चुनने की आज़ादी, सामाजिक सुरक्षा का हक, मातृत्व लाभ और यहाँ तक कि कंपनी के मैनेजमेंट में भागीदारी का अधिकार भी। ये सिर्फ वादे नहीं थे, ये कानूनन सुरक्षित अधिकार थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि समय कभी एक जगह नहीं रुकता और 20वीं सदी के आखिर में भारत एक नए दौर में दाखिल हुआ, जिसने इन कानूनों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी।
90 के दशक में उदारीकरण और वैश्वीकरण की एक नई लहर आई, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। इस नए दौर ने पुराने पड़ चुके श्रम कानूनों के सामने नई चुनौतियां खड़ी की और सुधार की एक जोरदार मांग उठने लगी। इसी मांग को पूरा करने के लिए 1999 में दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया। इसका एक ही बड़ा मकसद था, पुराने कानूनों की फिर से समीक्षा करना और उन्हें 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से ढालने का रास्ता सुझाना। 2002 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक आधुनिक श्रम व्यवस्था का खाका पेश किया। इसमें बिखरे हुए दर्जनों कानूनों को मिलाकर कुछ प्रमुख कोड बनाने की सिफारिश की गई। पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने का सुझाव दिया गया और श्रम से जुड़े विवादों के तेजी से निपटारे के लिए एक समर्पित न्यायिक सेवा बनाने की भी बात कही गई। और आज हम एक बिल्कुल नए दौर में हैं। ऑटोमेशन, गिग इकोनॉमी, वर्क फ्रॉम होम, यह भविष्य की बातें नहीं बल्कि हमारी हकीकत हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत की श्रम कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही लिखेगा।